बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और नौजवान थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इस किसान से कराई। मेरे घर वालों की मति मरी गई थी। किसान उसकी बीवी की सारी बातों को सुनमान सुनता रहता, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता। जो भी व्यक्ति उसकी पत्नी को देखता तो वह हक्का बक्का रह जाता। किस्मत हो तो इस किसान के जैसी हो। कितनी सुंदर बहू मिली है, और एक हम हैं जो हमारी बहू को एक बार देख लें तो उसको 2 दिन तक देखने की इच्छा ही नहीं होती। क्या करें, मजबूरी है, देखना तो पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। और वह गुनगुनाते हुए वहां से निकल जाता है। इधर किसान को अपने खेतों पर शाम हो जाती है और उधर किसान की पत्नी अकेले ही गुनगुनाती है। हाय ये मेरी किस्मत, क्या सोचा था और क्या हो गया। खूब मेले में घूमूंगी और रेशम की साड़ियाँ पहनूंगी, लेकिन मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। हाय मेरे सपने। सुबह होते ही ये खेतों में चले जाते हैं और शाम को खाकर इस टूटी खटिया पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान आ जाता है। अरे भाग्यवान, आज खाने में क्या बनाया? आज तो जोरों की भूख लगी है, और मेरे लिए थोड़ी सी चटनी बना देना। पत्नी छिड़कर किसान से बोलती है। हाँ, पहले से ही बनाकर रखी है, और कुछ बना दूं महाराज आपके लिए। अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुलबुल। कैसी बुलबुल? इस बुलबुल को तो आपने पिंजरे में बंद करके रख रखा है, कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते, और मुझे बुलबुल बोल रहे हो। दूसरे दिन कल्लू फिर से उसी रास्ते से गुजरता है और किसान की पत्नी को घूरते हुए निकल जाता है। और वह अपने दोस्त के पास जाकर बोलता है। अरे यार भाई, मेरे गांव में एक बहू आई है, बहुत ही सुंदर है, और उसका पति एक किसान। इतना सुन कल्लू का दोस्त भूरा सोचता है। ऐसी कौन सी भला है जो यह उसका इतना गुणगान कर रहा है? एक बार तो देखना पड़ेगा। और वह गांव की ओर चल देता। जैसे ही वह किसान के घर के पास पहुंचता है और जब किसान की पत्नी को देखता है तो वह भी हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचता है। इतनी सुंदर बहू, वो भी इस किसान के घर। क्यों ना इसे मैं अपनी बातों में फंसा लूं और इसको और किसान का सारा धन लेकर इस गांव से फरार हो जाऊं। वह अपने मन में योजना बनाता है और जाकर किसान की पत्नी से बोलता है। भगवान ने क्या ही सुंदर रूप दिया है, और आप इस गांव में रहती हो। ये गांव आपको सूट नहीं करता, आपको तो कहीं शहर में रहना चाहिए। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मैं तो बस यात्री हूँ, इस रास्ते से जा रहा था, लेकिन आप दिख गईं तो आपकी सुंदरता ने मेरे कदम रोक दिए। चांद को बादलों में छिपकर रहना नहीं चाहिए। तुम तो किसी राजा की पट्टारानी बनने लायक हो। आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो बस एक किसान की पत्नी हूँ और मैं अपने घर में खुश हूँ। भूरा बहुत कोशिश करता, लेकिन उसकी उस दिन दाल गल नहीं पाती और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किसान अपने घर आ जाता है। आप ना मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं किसी दिन किसी गांव के लड़के के साथ भाग जाऊंगी। अरे भाग्यवान, ऐसा ना बोल। बस फसल आ जाए, फिर तुझे राज्य का सबसे बड़ा मेला घुमा कर लाऊंगा। दूसरे दिन फिर से भूरा किसान के घर के सामने आ जाता है और किसान की पत्नी से बोलता है। अरे ओह सुंदरी जी, कहाँ हो? जरा बाहर आओ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या है अब? तुम वापस क्यों आए हो? कुछ नहीं, आपको देखने का मन किया तो चले आए आपके पास। अच्छा, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। लगता है मुझे बहकाने आए हो। अरे हम कौन होते हैं आपको बहकाने वाले? बस जब आपकी इच्छा हो जाए तब हम आपके साथ चल देंगे। मैंने तुमसे कल भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। नहीं,
प्रेम कभी झूठ नहीं बोलता। तुम इस किसान के साथ खुश नहीं हो। मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। किसान की पत्नी एक लंबी सांस लेती है और पूछती है, मतलब? मेरा मतलब, हम दोनों एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे। मुझे आपके साथ कोई दुनिया नहीं बनानी है। आप जाइए यहाँ से, वरना मैं गांव वालों को बुला लूंगी। इतना सुन भूरा वहां से भाग जाता है। इधर किसान की पत्नी के मन में भी कुछ हलचल होती है, लेकिन वह अपने मन से कहती है, ये छलावा भी हो सकता है। भगवान ने जो दिया है वह बढ़िया। और वह अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद किसान भी घर आ जाता है। दोनों खाना खाते हैं और किसान थका हारा था तो वह सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। किसान जब अपने खेतों पर चला जाता, तब भूरा किसान के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता और किसान की पत्नी को नई नई चीजें लाकर देता, जिससे किसान की पत्नी उसके बहकावे में आ जाती है और दोनों एक दिन उस गांव से भागकर कहीं दूर शहर में बसने की सलाह बनाते हैं। अब मेरा मन इस गांव में नहीं लगता। अब तो हम दोनों यहाँ से जल्दी निकल चलें। हाँ जरूर, तुम ना मुझे कल गांव के बाहर मिलो। हम दोनों वहीं से शहर की ओर निकल चलेंगे, इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सुबह के समय वहाँ मिल जाऊंगी जब किसान अपने खेतों पर चला जाएगा। अरे अभी तुम्हारा पति फसल बेचकर आया है ना, तो एक काम करना, तुम उस फसल के पैसे और तुम्हारे सारे गहने एक पोटरी में बांध कर ले आना, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए वह पैसे अपने खर्चे पानी के लिए हो जाएंगे। हाँ। किसान की पत्नी उससे हाँ बोल देती है और वह अपनी तैयारी में लग जाती है। किसान के सारे पैसे और उसके सारे गहने बांधकर रख लेती है। और जैसे ही सुबह होती है तो वह अपना सारा काम निपटाकर जल्दी तैयार हो जाती है। किसान का खेतों पर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही किसान खेतों पर निकलता है तो वह थोड़ी देर बाद देखती है कि किसान घर से बहुत दूर निकल गया है, तो वह भी अपना सारा सामान लेकर घर से निकल जाती है। और कुछ ही देर बाद वह गांव के बाहर पहुंच जाती है। अरे तुम आ गई, चलो जल्दी से इस गांव से बाहर निकल जाते हैं। अगर किसी गांव वाले ने हमको यहाँ देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वह दोनों जल्दी जल्दी शहर की ओर चल देते हैं। जैसे ही वह गांव से थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ जाती है। क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। अब क्या करेंगे? इस नदी को कैसे पार करेंगे? फिर वह अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं इसका सारा धन लेकर नदी के उस पार चला जाऊं। इसको तो तैरना भी नहीं आता और शहर में तो इससे भी सुंदर लड़की मिल जाएगी इस धन को देखकर। और अपने चालाकी भरे मन से बोलता है, अरे सुंदरी, क्यों ना पहले इस धन को नदी के उस पार रखाऊं और फिर आकर तुम्हें नदी पार करा लूं, क्योंकि पोटरी में भी वजन है और तुम भी साथ में हो। दोनों को एक साथ में नदी पार नहीं करा पाऊंगा। इस पार धन रखना भी सुरक्षित नहीं है, तो मैं उस पार जाकर अच्छे से किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर यह धन रख कर आता हूँ। किसान की पत्नी उसकी चालाक भरी बातों में फंस जाती है। हाँ, तुम पहले इस पोटली को पार कर दो, इसके बाद मुझे नदी पार करा देना। वह पोटली को लेकर नदी पार करने लग जाता है और भूरा नदी पार करके उस पोटली को लेकर अकेला ही शहर की ओर चल देता है और बोलता है, इसके जैसी एक दो मूर्ख औरत और मिल जाए तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। कितना सारा धन है। चल भाई चल भूरा, शहर में मजे करेंगे। इधर किसान की पत्नी को भूरा के इंतजार में शाम हो जाती है, लेकिन वह कहीं भी उसको वापस आता हुआ नहीं दिखता। तो वह समझ जाती है कि भूरा उसको मूर्ख बनाकर उसका सारा धन लेकर भाग गया है। मैं इसकी बातों में यहाँ क्यों आई? वो लालची मेरा सारा धन लेकर भाग गया। और फूट फूट कर रोती है और बोलती है, हे भगवान,
मैं कितनी मूर्ख थी। वह धूर्त मुझे धोखा दे गया। मेरा पति, मेरा घर, मुझसे सब कुछ दूर कर गया। क्यों ना इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं, क्योंकि अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए खड़ी होती है तो उसकी निगाह एक लकड़ भग्गी पर पड़ती है जो अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए आ रही है। और उस लकड़ भग्गी की निगाह एक बड़ी मछली पर चली जाती है तो वह उस मछली का पीछा करती है। जैसे ही वह मछली नदी के किनारे पर आती है तो वह लकड़ भग्गी उस मछली पर झपट्टा मारती है, जिससे जो लकड़ भग्गी के मुंह में मांस का टुकड़ा था वह भी नदी में छूट जाता है। इस दृश्य को देखकर किसान की पत्नी बोलती है, अरे मूर्ख लकड़बग्गी, तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस का टुकड़ा और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। तेरा लालच तुझे ले डूबा। तभी लकड़ भग्गी उससे बोलती है, ओह मूर्खों की रानी, तूने मुझे मूर्ख कहा। मैंने तो सिर्फ एक भोजन का टुकड़ा गंवाया, तू तो मुझसे भी बड़ी मूर्ख है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तूने एक प्यार करने वाला सरल पति छोड़ दिया जिसके पास तू सुरक्षित थी। तूने एक अज्ञात प्रेमी के लालच में अपना घर, संसार और धन दौलत सब गंवा दिया। अब तू न तो उस किसान की रही न उस ठग की, तू तो घर की रही न घाट की। तेरा लालच तुझे ले डूबा और मेरा लालच मुझे ले डूबा, और तू तो अपनी मूर्खता का जीता जागता उदाहरण है।